हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स दा में। और मैं हूं आपका दोस्त टीसी। तो आज हम लोग क्लास 9 का शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्लास 9 का मोशन चैप्टर 8। अगर आप आगे साइंस पढ़ना चाहते हैं और उसमें फिजिक्स को आप एक्सेल करना चाहते हैं, फिजिक्स में अच्छा करना चाहते हैं, तो ये चैप्टर तो एकदम आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं। इस चैप्टर के एक एक छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे। और अगर इस चैप्टर में आप मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आगे मतलब क्लास 11th आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 चैप्टर 8, चैप्टर का नाम है मोशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन चैप्टर में ये कुछ फंडामेंटल्स बातें हैं। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और क्लास को एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। जैसे सोचिए कि आप रोड के किनारे खड़े हैं और आसपास की चीजों को देख रहे हैं। तो जब आप आसपास की चीजों को देखते हैं तो आप कुछ गाड़ियों को गुजरते हुए देखते होंगे, सामने बिल्डिंग्स देखते होंगे, कुछ ट्रीज मतलब पेड़ देखते होंगे, और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखती होगी। तो जब आप देखते हैं तो जो पेड़ या बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं और आप रुके हुए अवस्था में उसको देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो बिल्डिंग या वो पेड़ रुका हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि आप या आपका कोई दोस्त एक मूविंग कार के अंदर बैठा हुआ है। जब वो एक बिल्डिंग को या एक पेड़ को देखता है तो उसे क्या लगेगा कि वो बिल्डिंग या वो पेड़ भी मूव कर रहा है। तो इसका मतलब सपोज कर लीजिए, एक सिंपल सा उदाहरण अगर हम लोग देखें कि हमारे पास एक पेड़ है, ठीक है, और आप यहां पर ये ग्राउंड है, जमीन यहां पे है, यहां भी कहीं पर पेड़ है, इस तरह से है ना। आप उस पेड़ को देख रहे हैं। जब आप उस पेड़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो पेड़ आपको कैसा दिख रहा है? पेड़ आपको दिख रहा है रेस्ट में। रेस्ट मतलब आराम करता हुआ, स्थिर अवस्था में है। लेकिन आपका एक फ्रेंड जो कि एक मूविंग गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, और जब वो उस पेड़ को देख रहा है तो उसे, अगर गाड़ी इधर जा रही है तो उसे, वो जब उस पेड़ को दिख रहा है अपने विंडोज से, गाड़ी का विंडोज से, तो उस वो पेड़ जो है वो लेफ्ट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो देखिए सेम पेड़ इसके लिए हो गया मोशन में, और वो सेम पेड़ आपके लिए हो गया रेस्ट में। तो यहां पर क्या बदला दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? यहां पर क्या बदला? पहले आप इस पेड़ को ऑब्जर्व कर रहे थे और अब आपका फ्रेंड जो कि एक मूविंग कार के अंदर बैठा हुआ है वो उस पेड़ को ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब यहां पर ऑब्जर्वर जो है वो बदल गया। क्या बदल गया? ऑब्जर्वर बदल गया। ऑब्जर्वर बदल गया मतलब जब आपके रिलेटिव में बात किया गया इस पेड़ के बारे में तो वो पेड़, ये ट्री रेस्ट में था। लेकिन जब इस मूविंग कार या इस मूविंग कार के अंदर बैठे हुए आपके फ्रेंड के रेस्पेक्ट में या रिलेटिव में बात किया गया तो वो ट्री मोशन में। सो किसी भी चीज रेस्ट में है या वो मोशन में है, डिपेंड्स किस पर करता है? रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिलेटिव में डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर हुआ? तो जब भी हम लोग रेस्ट या मोशन को डिफाइन करें दोस्तों, तो ये जरूर दिमाग में रखें कि हम किसके रिलेटिव में, किस ऑब्जर्वर के रिलेटिव में, या किस फ्रेम। जैसे यहां पर अगर देखा जाए, आपका जो फ्रेम था वो क्या था? ग्राउंड। आपका फ्रेम क्या था? ग्राउंड आपका फ्रेम था। और आपका जो दोस्त है उसका फ्रेम क्या था? उसका फ्रेम था मूविंग कार।
मूविंग कार। सो आप किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में या किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये रेस्ट और मोशन जो होता है वो डिफाइन होता है। जैसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया है दोस्तों कि दो ट्रेन है अलग अलग पटरी पर एक ही डायरेक्शन में अगर चल रहा है और आप खिड़की से जब देखते हैं तो आपको लगता है कि बगल वाला ट्रेन रुका हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रहा है। तो जब एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन को देखा जाता है तो लगता है कि इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में, इस ट्रेन के रिलेटिव में वो ट्रेन रुकी हुई है, कि दोनों का स्पीड सेम है। मतलब जैसे क्या हो रहा है, जैसे यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है सेम स्पीड से, तो क्या होगा, हर एक समय वो लोग सेम टाइम में सेम दूरी कवर करेगा। तो जब इस ऑब्जेक्ट पर से हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो मेरे साथ साथ ही चल रहा है, मतलब लगेगा कि वो रेस्ट में है। इसीलिए जब भी हम लोग रेस्ट और मोशन डिफाइन करें किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हमें रिलेटिव या किसके रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको समझ में आया? इसका मतलब ये जो दोनों टर्म है, कौन दोनों टर्म, रेस्ट एंड मोशन, ये दोनों टर्म जो होता है ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं। क्या टर्म्स होते हैं? दीज आर रिलेटिव टर्म्स। ये कैसे टर्म्स है दोस्तों? रिलेटिव टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है। ये रिलेटिवली ये बदल सकते हैं। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक लेडी है, वो आपकी आंटी लगती हैं, लेकिन आपके कजन ब्रदर की वही सेम लेडी मदर लगती हैं। तो क्या हुआ, आप और आपका जो कजन है दो अलग अलग इंडिविजुअल है, दो अलग अलग पर्सन है। पर्सन बदलने से पर्सन के साथ उसका रिलेशन भी बदल गया। सिमिलरली यहां ऑब्जर्वर बदलने से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदलने से उस ऑब्जेक्ट की स्थिति बदल जाती है, उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन। जैसे हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट पढ़ते हैं, उसी तरह से स्टेट यहां भी होता है। स्टेट ऑफ मोशन अगर हम लोग बोले या ऑब्जेक्ट की स्थिति जिसे बोलते हैं, दो स्टेट होता है, एक होता है मोशन और दूसरा होता है रेस्ट। ये स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस वाला स्टेट नहीं है, ये स्टेट है स्थिति वाला। कि ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या है, जब उसे ऑब्जर्व किया गया, जब उसे देखा गया तो उसकी स्थिति क्या है। जैसे मान लीजिए आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप जिस रूम में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप रूम से बाहर देखिए तो बाहर में आपको कोई मोटरसाइकिल या साइकिल या कार किस स्थिति में दिख रहा है। तो आपको अगर वो रेस्ट में दिख रहा है तो इसका मतलब आपके रिलेटिव में वो रेस्ट में हो गया, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हो सकता है उसको कोई आदमी चला रहा होगा, तो आप जब उस समय उसको देख रहे हैं तो उसकी स्थिति बदल गई, वो मोशन में आ गया। तो रेस्ट और मोशन जो होता है वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उन्हें हम लोग डिफाइन करते हैं। और याद रखना है कि नथिंग, कोई भी चीज इस पूरे ब्रह्मांड में इज एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। मतलब कोई भी चीज इस पूरे ब्रह्मांड में ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है और ना ही एब्सोल्यूट मोशन में है। हर कोई का जो स्थिति है वो किसी ना किसी के रिलेटिव में है, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में है। तो हम लोग कैसे बताते हैं कि कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है? कैसे बताएंगे? देखिए, तो एक चीज होती है जिसे हम लोग जानते हैं, वो होता है टाइम, जो कि कॉन्स्टेंटली क्या होता है, चेंज होते रहता है। क्या आप टाइम को रोक सकते हैं? कोई भी इंसान क्या टाइम को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो दोस्तों टाइम जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हम कैसे बोलेंगे कि कोई चीज रेस्ट में है? जैसे आप जिस घर में भी पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वहां पर एक अलमीरा होगा या आपका बुक शेल्फ होगा, आप या टेबल होगा, आप उसको देखिए और आप अपने घड़ी को देखिए, तो आप देखेंगे टाइम तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। और उस चेंज होते हुए समय में के साथ उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो नहीं बदल रहा। पोजीशन का मतलब क्या हुआ? पोजीशन का मतलब तो उसका सराउंडिंग, उसका आसपास का जो बैकग्राउंड है वो समय के साथ अगर नहीं बदल रहा है, पोजीशन उसका चेंज नहीं हो रहा है, उसका सराउंडिंग अगर समय के साथ नहीं बदल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। ठीक है। सो रेस्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया। क्या होता है? टाइम के साथ साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब इफ पोजीशन ऑफ
ऑब्जेक्ट changes, oh sorry, if position of object does not changes with time, समय के साथ नहीं चेंज हो रहा है, then object is at rest. तब ऑब्जेक्ट को हम लोग किस में बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में. क्लियर? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विद टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ठीक है. और अगर पोजीशन चेंजेस with time, then object is in मोशन. तब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है. अगर पोजीशन चेंज होता है समय के साथ तब वो मोशन में होता है, और अगर पोजीशन समय के साथ नहीं चेंज हो रहा है तो वो रेस्ट में होता है. बट उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में. हो सकता है किसी चीज का पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन किसी और के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में होगा, दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो मोशन में होगा. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्केलर और वेक्टर में. तो फिजिकल क्वांटिटी होता है. फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी होता है जिसको आप मेजर कर सकते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो बॉल है ना, ये थोड़ा भारी है और ये बॉल हल्का है. तो जब आप उस दोनों बॉल को हाथ में उठा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? आप एक अनुमान लगाते हैं, आप अप्रोक्सीमेटली उसका मास को कैलकुलेट कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में बांटा गया. एक कैटेगरी को बोला गया स्केलर क्वांटिटी और दूसरे कैटेगरी को बोला गया वेक्टर क्वांटिटी. अब इसको समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है. सपोज कीजिए कि आप एक किसी जगह पे है, किसी स्पेस में है, यहां पर इस जगह में आप हैं. ठीक है. आप यहां पर खड़े हैं. ठीक है. अब आपको अगर हम बोले कि आप जहां खड़े हैं वहां से आपको 50 मीटर मूव करना है. मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया आपको कि आप जहां खड़े हैं वहां से 50 मीटर मूव करना है. तो इमीडिएटली आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि 50 मीटर किधर मूव करना है, इधर या 50 मीटर इधर या 50 मीटर इधर या 50 मीटर इधर या इधर. तो आप एक अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि 50 मीटर तो मूव करना है, लेकिन 50 मीटर हम किधर मूव करेंगे. अब अगर हम ऐसा बोलते कि 50 मीटर आपको मूव करना है टूवर्ड्स योर लेफ्ट, मतलब आपको अपने लेफ्ट की तरफ 50 मीटर मूव करना है. तो आप जहां खड़े हैं वहां से आप 50 मीटर लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं. तो यहां पर क्या हुआ? अगर मान लीजिए, अगर हम ऐसा नहीं बोल के सिर्फ आपको यह बोलते मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, ये इंफॉर्मेशन हम आपको देते तो क्या होता? आप लेफ्ट की तरफ मूव तो करते, लेकिन कब तक, कहां तक मूव करते? क्या इंफॉर्मेशन कंप्लीट था? नहीं कंप्लीट है. तो जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका वैल्यू, उसका माप, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जरूरी होता है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. और उन क्वांटिटीज में जिसमें सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड जरूरत होता है उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है. तो स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड और वेक्टर मतलब बोथ
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर? मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब देखिए एक और इंस्टेंस सोचिए कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपको लेफ्ट की तरफ ही जाना, पहले से आपको पता है कि आपको लेफ्ट जाना है। उस समय आपको सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो कितना मीटर जाना है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है? जैसे आप मान लीजिए आपको एक प्लेस है जो आपको पता है कि आपको जैसे आप मान लीजिए एक आगरा से दिल्ली जाते हैं, तो आपको पता है कि आगरा से दिल्ली किधर जाना है, बस आपको किलोमीटर जानना है, कितना डिस्टेंस दूर है। सो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जहां पर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड जानना होता है। बट आपको अगर नहीं पता है कि आपको आगरा से दिल्ली कैसे किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप किसी से पूछेंगे तो आपको बताएगा कि आपको इधर जाना है, इस रोड की तरफ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है कि वेस्ट की तरफ जाना है कि ईस्ट की तरफ जाना है, और कितना जाना है, तो 100 किलोमीटर जाना है कि 150 किलोमीटर जाना है। तो दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे हम लोग आम जैसे जिंदगी में क्या करते हैं, कोई हमसे पूछता है कि अरे वो वाला जो उसका जो घर है देखे हो, तो हम लोग कैसे बताते हैं कि हाँ हाँ आप घर से निकलिएगा ना, फिर वहां मोड़ तक पहुंचिएगा, मोड़ पर देखिएगा पान का गुंगटी मिलेगा, उस गुंगटी से आप लेफ्ट मुड़ जाइएगा, तो आप वहां से फिर 10 कदम चलिएगा या 5 किलोमीटर चलिएगा। तो ये सब जो मैं बता रहा हूं हम लोग बताते हैं कि बाएं मुड़ जाइएगा, दाएं मुड़ जाइएगा, वहां से लेफ्ट लीजिएगा, वहां से 3 किलोमीटर जाइएगा। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब दोनों बता रहे हैं दैट इज स्केलर। जब सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड बता रहे हैं दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया। हालांकि इसका एक और ब्रॉडर डेफिनेशन भी है वेक्टर क्वांटिटी का कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट, उसके पास मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू और डायरेक्शन दोनों है, बट फिर भी वो वेक्टर नहीं होता है क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। बट वो थोड़ा सा हायर क्लास के लिए। बट आप सिंपल क्लास 9 में इतना जान सकते हैं कि आप पूर्ण क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे अगर कोई आपसे अपना हाइट पूछता है तो आप क्या बताइएगा, मेरा हाइट 156 सेंटीमीटर है। क्या आप ये बताते हैं कि मेरा हाइट 156 सेंटीमीटर 30 डिग्री नॉर्थ है? ऐसा आप नहीं बताते, बिकॉज वहां पर आपको पता है कि हाइट में सिर्फ मैग्नीट्यूड का मायने है, डायरेक्शन का कोई मायने नहीं है। बट जब आप फोर्स बताते हैं कि अरे तुम बॉल को उधर, जैसे बॉल आपके तरफ आ रहा है, आप बैट से खेल रहे हैं, आपको अगर लेफ्ट की तरफ उस बॉल को मारना है और जोर से मारना है, तो आपको मोटा मोटा एक अंदाजा लगाना पड़ता है कि आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉल को वहां तक पहुंचाने के लिए, और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स जो हो गया वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड भी जानना चाहिए और डायरेक्शन भी जानना होगा, तभी वो उस मैग्नीट्यूड का और उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर हमको सिर्फ पता है कि हमको फोर्स लगाना है लेकिन किस डायरेक्शन में नहीं लगाना है, तो उसका कोई रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ए एक कोई पॉइंट है, ठीक है? अब इस ए पॉइंट से आप बी पॉइंट तक गए, ठीक है? और बी पॉइंट से फिर आप यहां सी पॉइंट तक गए। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तब हम लोग कैसे करेंगे? देखिए डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो डिस्टेंस का सिंपल मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ। अब टोटल का मतलब क्या होता है? ये टोटल वर्ड का मतलब क्या होता है? टोटल वर्ड का मतलब आप जानते हैं कि टोटल वर्ड का मतलब होता है सम करना, जोड़ना। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए ए से बी तक अगर ये मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर था और ये 3 किलोमीटर है, ठीक है? तो आपका डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल आप कितना चले, टोटल कितना कवर किए। तो आपने ए से बी का लेंथ को कवर किया और आपने क्या कवर किया? आपने बी से सी का लेंथ को कवर किया। सो ये हो गया आपका टोटल पाथ लेंथ। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पर 7 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तब क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सिंपल, बहुत सारी बातें बहुत लोग कहते हैं, मैं बच्चों को सिंपल एक ही चीज कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट में आप सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखिए। डिस्टेंस में एक ही चीज दिमाग में रखना है, टोटल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट में एक ही चीज दिमाग में रखना है, दैट इज चेंज इन पोजीशन। बस अगर आप पोजीशन में होने वाले चेंज को निकाल देंगे
तो आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर देंगे। अब पोजीशन का मतलब क्या था, जैसे ए पर पहले वो ऑब्जेक्ट था, अभी वो बी पर है, ठीक है। तो पोजीशन में चेंज कैसे आया, तो पहले वो ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, आपको वो नहीं देखना, सिर्फ पोजीशन में चेंज को देखना है। पोजीशन में कितना चेंज हुआ, दिस इज ए से सी, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्योंकि यहां राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 5 किलोमीटर आ जाएगा, सो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 किलोमीटर। बट अब यहां पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि 5 किलोमीटर से क्या ये पता चल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट वो पर्सन ए से सी की तरफ गया या सी से ए की तरफ आया, ये पता नहीं चल रहा है। सो 5 किलोमीटर के साथ आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ए से सी तक वो ऑब्जेक्ट चला या वो पर्सन चला तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 7 किलोमीटर, जहां पर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, चेंज। चेंज मतलब बदलाव। तो बदलाव जब हुआ, जैसे मैंने कहा कि मेरे इनकम में बदलाव आया, या मेरे एक्सपेंडिचर में बदलाव आया, या मेरे सेविंग्स में बदलाव आया, या मेरे वेट में बदलाव आया, तो बदलाव जब मैं कह रहा हूं कि मेरे वेट में बदलाव आया, तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरा वेट बढ़ा या वेट घटा? या मैं ये बोल रहा हूं मेरे इनकम में बदलाव आया, तो मेरा इनकम बढ़ा या इनकम घटा, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हम बोलते हैं कि मेरा इनकम बढ़ा, बदलाव आया लेकिन बढ़ा मतलब इंक्रीज किया। अगर मैं बोल रहा हूं मेरा वेट घटा मतलब डिक्रीज किया। सिमिलरली जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि चेंज। तो चेंज का मतलब, अब चेंज का मतलब जैसे ही हम चेंज कह रहे हैं, बदलाव कह रहे हैं, तो बदलाव या तो ए से सी में हुआ या सी से ए में हुआ, मतलब डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन में बदलाव तो हुआ, चेंज तो हुआ, लेकिन कहां से कहां हुआ। सो अगर आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोग क्या लिखेंगे, 5 किलोमीटर और फ्रॉम ए टू सी, मतलब चेंज जो हुआ वो ए से सी की तरफ चेंज हुआ, सी से ए की तरफ नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको सिंपल याद रखना है, इट इज चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में होने वाला बदलाव, और डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ लेंथ। अब डिस्टेंस में चूंकि डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, इसलिए डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर। क्यों स्केलर हो गया, क्योंकि डिस्टेंस में हमको डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, सिर्फ ए से सी का दूरी कितना है, तो 7 किलोमीटर है, तो बस हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन का चेंज हो रहा है, अब पोजीशन का चेंज ए से सी की तरफ भी हो सकता है, सी से ए भी हो सकता है, तो डायरेक्शन भी चाहिए, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज देखिए, डिस्टेंस में क्या है कि हम लोग को सिंपल हमेशा ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है, और डिस्टेंसेस को ऐड करना है, जो कि खुद एक पॉजिटिव वैल्यूज है। तो डिस्टेंस जब हम लोग करेंगे, निकालेंगे, तो डिस्टेंस जो होता है ये एक ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। क्या होगा, ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ठीक है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे नेगेटिव हो सकता है, कैसे जीरो हो सकता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे यहां पर लिख लेते हैं एक बार, ये पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, क्या कहा था, एग्जांपल अभी आपको दिया कि मेरा इनकम चेंज हुआ, तो इनकम चेंज इस 2025 और 2026 में जब देखा गया तो मेरा इनकम चेंज हुआ, मान लेते हैं। तो चेंज क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या ये भी हो सकता है कि चेंज ना हो तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, है ना। पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ, पोजीशन चेंज हुआ तो नेगेटिव की तरफ चेंज हुआ, चेंज हुआ पॉजिटिव की तरफ चेंज हुआ। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, बट क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ हमको क्वांटिटी को ऐड करना है, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और आपको क्लैरिटी आएगा। एक एग्जांपल तो हम लोगों ने देख लिया। अब मान लीजिए कि आपके पास ऐसा, हम लोग डायरेक्शन को प्लॉट कर लेते हैं। इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, और इधर हो गया वेस्ट, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां से चलता है, वो इधर गया, मान लेते हैं 10 मीटर,
मतलब नॉर्थ की तरफ 10 मीटर गया, फिर वहां से राइट टर्न लिया और इधर गया 6 मीटर, फिर राइट टर्न लिया और इधर चला गया बहुत दूर तक 18 मीटर। अब यहां पे रुक गया। तो मान लेते ये O है, ये A है, ये B है और ये पॉइंट C है। तो पूछा जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस में क्या करना है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, डिस्टेंस में हमको सिंपल जो पाथ लेंथ कवर हुआ उसको ऐड करना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 18 मीटर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 18 दैट इज 34 मीटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, बेसिक चीज को याद रखना है और आपने उस बेसिक कॉन्सेप्ट पर पूरा भरोसा रखना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन पोजीशन। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, चेंज इन पोजीशन। तो पहले पोजीशन कहां था, पहले पोजीशन O पे था और डिस्प्लेसमेंट मांगा जा रहा है, तो अभी पोजीशन क्या है, अभी पोजीशन C है। सिंपल हमको ये नहीं देखना है कैसे चेंज हुआ, वी हैव टू ओनली फाइंड चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन पहले O पे था, अभी पोजीशन C पे है, तो ये हो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और वो चेंज कहां से हुआ, O से C हुआ या C से O हुआ, नहीं O से C, क्योंकि O से वो C तक पहुंच रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो O से C की तरफ होगा, बिकॉज ये हमारा स्टार्ट था, इनिशियल पोजीशन था। कौन इनिशियल था, O। इनिशियल पोजीशन हमारा कौन था, O था। हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ देखना है और ये हो गया फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो चेंज जो है वो इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा, ये हमारा चेंज हुआ। सो अब ये कैसे निकलेगा, तो देखिए ये भी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहां से यहां तक ये 18 है और ये 10 है, तो ये वाला 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस से निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगा √100, मतलब ये भी आ जाएगा 10 मीटर फ्रॉम O टू C। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 मीटर फ्रॉम O टू C, या आप उसको ऐसे OC वेक्टर भी लिख सकते हैं, मतलब O से C की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वेक्टर मतलब डायरेक्शन बता रहा है और कहां से कहां, O से C। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। अब इस सर्कुलर पाथ में आप मूव कर रहे हो। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं इसको। अब सर्कुलर पाथ में आप मूव कर रहे हैं, ये इसका डायमीटर हो गया। ठीक है, अब सर्कुलर पाथ में मूव करना है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है A और घूम के इसको आना है डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट B पर। इसका जो रेडियस है वो हम लोग मान लेते हैं कि रेडियस R है। ठीक है, रेडियस है R। तो इसमें पार्टिकल का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो घूम के A से B में जा रहा है। तो डिस्टेंस का मतलब हो गया ये जो आधा सर्कल बन रहा है इसका लेंथ, इसका जो लेंथ होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा, है ना। इसका जो लेंथ होगा इस आधा सर्कल का, ये आर्क AB का जो लेंथ होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा ये आधा सर्कल का लेंथ, दैट इज पूरा सर्कल का लेंथ कितना होता है, पूरा सर्कल का लेंथ होता है 2πr, उसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा πr। तो πr इज द डिस्टेंस। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट का फिर से कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट में आपको बहुत लोग इधर उधर झुलाएगा, बहुत लोग भ्रम पैदा करेगा, आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। डिस्प्लेसमेंट का एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो पहले पोजीशन कहां था A, अभी पोजीशन कहां है B, तो इतना यही ना चेंज हुआ, पोजीशन में यही चेंज हुआ। बस हमको A से B का जो लेंथ है वो जानना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा दोस्तों,
जो कि उसका डायमीटर के बराबर हो जाएगा। देखिए जो ए बी है वही सर्कल का डायमीटर नहीं है, तो डायमीटर के बराबर हो जाएगा। वो ऐसे जा रहा है कि सीधा जा रहा है कि घूम घूम के जा रहा है, आपको वो नहीं देखना है। डिस्प्लेसमेंट में एक ही चीज देखना है, दैट इज चेंज इन पोजीशन। मतलब मेरा बोलने का मतलब है, अगर मान लीजिए P एक पॉइंट है और Q एक पॉइंट है, आप ऐसे जा रहे हैं, कोई सीधा जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, डिस्टेंस अलग अलग होगा, हर एक रास्ता में डिस्टेंस अलग अलग होगा, शॉर्टकट लॉन्ग कट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब आप देखेंगे, चेंज इन पोजीशन जब आप देखेंगे, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे मेरा एग्जांपल, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपके खर्च में कितना, सेविंग्स में कितना चेंज आया, तो हो सकता है कि पिछले बार आपका इनकम ज्यादा था, आपने खर्चा ज्यादा किया, ज्यादा बचाया, ये प्रोसेसेस वैरी कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो हम देखेंगे तो मेरे पास कितना था और कितना बचा, वही देखेंगे ना, चेंज। तो चेंज इन पोजीशन में हम पाथ से मतलब नहीं है, कौन से पाथ में जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, सिर्फ चेंज को देखना है, ठीक है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डायमीटर मतलब 2r। अब कहां से कहां, ए से बी जा रहा है, तो यहां लिख देंगे ए टू बी, या ए बी लिख के ऐसे एरो भी दे सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा हम लोग करते हैं। मान लीजिए वो सी पे आ गया, वो पार्टिकल सी पे आ गया, अभी अभी सी पे है, यहां पे है सी, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, सी पे आ गया, मान लीजिए वो यहां पर है सी पर, तब डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए यहां पर कैसे निकालेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस जब निकालेंगे यहां, तो क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस जब सी पे आया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस, तो ये हाफ सर्कल हुआ और ये हाफ का भी हाफ हुआ, इसका मतलब कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर प्लस पाई आर बाई 2। ये हो गया पाई आर, आधा सर्कल, आधा का भी आधा, सो इट विल बी 3/2 पाई आर। कितना हो जाएगा, 3/2 पाई आर। यहां से यहां आधा सर्कल, ये आधा का भी आधा, सो 3/2 पाई आर, दैट इज द डिस्टेंस, ठीक है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा। फिर मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे, पर आपको एकदम अपने डिस्प्लेसमेंट के विश्वास पर एकदम कायम रहना है। डिस्प्लेसमेंट का एक ही विश्वास है, दैट इज चेंज इन पोजीशन। पहले पोजीशन कहां था, ए, अभी सी, क्योंकि अभी हम सी पर जब ऑब्जेक्ट है तब का बात कर रहे हैं, अभी पोजीशन कहां है, सी। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन पोजीशन, सो दिस इज द चेंज इन पोजीशन, ए से सी, ए से सी। अब ये कैसे निकलेगा, तो ये अलग बात है, कैसे निकले वाला कहानी अलग है। तो यहां पर हम लोग देखिए कैसे निकलेगा, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया दोस्तों, ये रेडियस है आर, ये भी रेडियस है आर। और आप जानते हैं कि जब बेस और ऑल्टीट्यूड या हाइट सेम होता है, तो जो हाइपोटेन्यूस होता है वो √2 टाइम्स ऑफ दैट हो जाता है। मतलब अगर ये 5 है और ये 5 है, तो ये √5 √2 हो जाएगा। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10 √2 हो जाएगा। आर है तो √2 आर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, r√2 या √2r, और डायरेक्शन क्या होगा इसका, ए से सी की तरफ होगा। तो आप या तो ए टू सी लिखिए या ए सी लिख के एरो दे दीजिए। सो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट रेस्ट एंड मोशन, स्केलर एंड वेक्टर एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और मैंने जैसे पहले ही कहा, ये एकदम ऐसा टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर, जिसमें से ये एकदम बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। अगर आप आगे साइंस पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं क्लास 11th में आके, तो इस टॉपिक को तो आपको एकदम पकड़ लेना होगा। अगर ये टॉपिक आपके हाथों से छूट गया दोस्तों, तो आगे बहुत परेशानी है। इसीलिए इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना है कि ये हमारा टूल है, जिस टूल को हम यूज करेंगे और आगे फिजिक्स सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स है, तोड़ तोड़ के हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं और अपने पढ़ाई में आपको मदद मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।